कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ऊपर थोड़ी सी मेरी आवाज़ में तल्खी हो सकती है, थोड़ी सी मेरी आवाज़ कमज़ोर हो सकती है क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है। फिर भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में और विधानसभा चुनाव से क्या रिलेटेड आप लोगों के लिए जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि वर्तमान में यानी कि 5:55 तक यानी कि 53 से 55 मिनट तक यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, जहाँ पे आज तक का लोगो लगा हुआ है। उसके नीचे 17:53 दिखा रहा है और कांग्रेस का जो सीट दिखा रहा है 136 नंबर का सीट दिखा रहा है, बीजेपी को 64 का सीट दिखा रहा है और साथ ही जेडीएस के लिए 20 नंबर सीट दिखा रहा है और अन्य 4 दिखा रहा है। यानी कि 224 सीटों वाले कर्नाटक के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने 136 सीट, बीजेपी 64 और जेडीएस 20 और अन्य 4 सीटों पर ये लोग आगे चल रहे हैं या काफ़ी सीटों पर रुझान आ गए हैं। अगर बहुमत की बात करें तो लगभग 113 से 115 के बीच में बहुमत माना जाता है विधानसभा चुनाव में, जो यहाँ का कर्नाटक का विधानसभा चुनाव है। अगर हम बात करेंगे कर्नाटक में कांग्रेस के बहुमत की ओर बढ़ना और उस स्टेट का भी दोहराव है जिसमें 1985 के बाद यहाँ पर कोई भी सरकार दोबारा चुनकर आ रही है। यानी कि अगर कांग्रेस यहाँ पे बहुमत से चुनकर आ रही है तो 1985 के बाद ये ऐसा मामला होने वाला है, क्योंकि अब तक जो सारी चीज़ें होती थी गठबंधन के दौरान ही होती हैं। अगर बात करेंगे तो इससे क्या होने वाला है कांग्रेस पार्टी को, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का बिल्कुल जनाधार बेकार हो चुका था। अगर हम करें तो कर्नाटक अगर बीजेपी हार गई है तो उसको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान नहीं हो सकता है, उसको ये कहीं ना कहीं इसकी भरपाई कर लेगा। जैसे इसकी भरपाई इसने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में कर लिया है। नगर निकाय चुनाव जो होते हैं, नगर निगम चेयरमैन सभासदों का जो चुनाव हो रहा है, वहाँ पे बीजेपी ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है और सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। यहाँ की भरपाई उन्होंने उत्तर प्रदेश में कर ली है। लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ पे चुनाव हार जाती तो 2024 के लिए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता। और ये कर्नाटक का जो चुनाव है, इस जीत से 2024 के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं यानी कि एंटी बीजेपी पार्टियां जो हैं, उन सबको एक बहुत बड़ा यहाँ पर डोज मिल चुका है, जो कि अब वो 24 के चुनाव में काफ़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये बात करते हैं कर्नाटक चुनाव के बारे में कि कर्नाटक चुनाव क्या है और कर्नाटक क्या है। तो अजब कर्नाटक का गजब फेल, कर्नाटक में नाटक, यूपी में टकाटक बाई मोहन पाठक सर के साथ। तो अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक को जो है, कर्नाटक को कर्नाटक भी कहा जाता है। यानी कि कर्नाटक ड़ जो होता है तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक को कर्नाटक भी कहते हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक जो है एक दक्षिण भारत का राज्य है। कर्नाटक के गठन की अगर हम बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 को 1956 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। अच्छा, कर्नाटक के अगर नाम की बात करेंगे तो कर्नाटक जो था पहले मैसूर राज्य कहलाता था। कर्नाटक को किस नाम से हम जानते थे? मैसूर राज्य के नाम से जाना करते थे कर्नाटक को, ठीक है। लेकिन बाद में 1973 में 1973 में इसका पुनर्नामकरण किया गया और इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया और इसे कर्नाटक भी कहा जाता है, ठीक है। तो 1973 में इसका पुनर्नामकरण किया गया था, मतलब इसके नाम को बदल दिया गया था। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 74,122 वर्ग मील है। अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो 1 लाख, देखिए 1,91,976 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इसके भारत में स्थान की बात करेंगे तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.83% यह माना जाता है। जिलों की संख्या की बात करेंगे तो कर्नाटक 31 जिलों के साथ भारत में यह राज्यों के अंतर्गत छठवें सबसे बड़े राज्य के अंतर्गत आता है। यानी कि भारत का जो छठवां सबसे बड़ा राज्य है वो क्या है? कर्नाटक है और यहाँ पे 31 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगर कर्नाटक के नवीनतम जिले की बात करेंगे तो इसका सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? विजयनगर है, ठीक है। इसका सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? विजयनगर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करेंगे, जो कर्नाटक की राजभाषा है,
तो उसकी आधिकारिक भाषा की बात करेंगे तो कन्नड़ है, कन्नड़ वहाँ पे आधिकारिक भाषा बोली जाने वाली है। और अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं की बात करेंगे तो तुलु, कोडवा और कोंकणी, ये सारी भाषाएं हो जाती है, जबकि कोंकणी जो है स्पेशली गोवा में बोली जाती है, लेकिन यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में भी तुलु, कोडवा और कोंकणी आ जाते हैं। अगर यहाँ के गान की बात करेंगे, सॉन्ग थीम की बात करेंगे, तो जय भारत जननिया तनुजते, जय हे कर्नाटक मात। यहाँ का गान क्या है? जय भारत जननिया तनुजनते तनुजते, जय हे कर्नाटक मात, यानी कि भारत माता की बेटी कर्नाटका आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो ये यहाँ का गान हो जाता है। अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जो कि आईटी सेक्टर के लिए भारत में सबसे ज़्यादा मशहूर है। अगर यहाँ के विधानमंडल की बात करेंगे तो यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे विधानसभाओं की या विधानमंडलों की बात करेंगे तो राज्यों के अंतर्गत एक विधानसभा होती है या और विधान परिषद होता है। जिस प्रकार से आपका केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे ये है। तो हम बताएंगे, तो विधान सभा और विधान परिषद कर्नाटक में भी है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है और विधानसभा है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, सभी राज्यों में विधानसभा होती है लेकिन विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है। तो विधान मंडल की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक का जो द्विसदनीय व्यवस्था है, इसमें विधान परिषद की सीटों की बात करेंगे तो 75 सीट है, यानी कि 75 सीटें यहाँ पे हैं। और कर्नाटक के विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो अभी हमने पीछे बताया कि 224 सीटें यहाँ पे हो जाते हैं। संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा हो जाएंगे। तो राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे तो 12 सीट, यानी कि 12 सीटें यहाँ पे है, 12 सीट यहाँ पे हो जाती हैं। और लोकसभा सीट की बात करेंगे तो 28 सीटें यहाँ पे हो जाती हैं, 28, ठीक है। और यहाँ के हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट यहाँ का जो है कर्नाटक हाई कोर्ट है। अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करेंगे तो 2011 जनगणना के अनुसार कर्नाटक की जनसंख्या को कितना नापा गया था, तो इसकी बात अगर हम करेंगे तो 6 करोड़ 11 लाख। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की जनसंख्या जो है 61 करोड़ 13 लाख 700, कितना है, एक मिनट में चेक करता हूँ। हाँ, ठीक है। अगर इसके हम डाटा की एग्जैक्ट डाटा की बात करते हैं तो 6 करोड़ 11 लाख 30 हजार 704 है, ठीक है। तो अंकीय अंकों में यहाँ पे हमारा डाटा था तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन 2011 के अनुसार यहाँ का जो डाटा है 6 करोड़ 11 लाख 30 हजार 704 है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, 6 करोड़ 11 लाख 30 हजार 704 जनसंख्या है, कहा कि कर्नाटक राज्य की। ये कब का डाटा है? 2011 का। 2011 का मतलब ये 10 साल पहले, 11-12 साल पहले का डाटा है। 2023 में अभी जनगणना नहीं हुई है, 2024 में होने वाली है। कोरोना काल के दौरान इसको बदल दिया गया था, इसको आगे बढ़ा दिया गया था। अगर हम जनगणना की बात करेंगे साथियों, तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में करवाई जाती है, लेकिन इस बार की जनगणना जो है नहीं हो पाई है कोरोना के कारण, ठीक है। 2011 में था तो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 2019, 20, 21, 22 ये सब आपका कोविड में चला गया था। साक्षरता की बात करेंगे, यहाँ की पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे तो 2011 के डाटा के अनुसार 75.36% यहाँ का आपका साक्षरता है। कितना है? 75.36%, 2011 के अनुसार। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 2011 के ही अनुसार 1000 पर 973 यहाँ पे हो जाएंगे। अगर लिंगानुपात की बात करेंगे तो ये किया जाता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं हैं, जबकि लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है यहाँ का, क्योंकि 973 यानी कि 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं हैं। तो कर्नाटक में लिंगानुपात के मामले में एक अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो कर्नाटक के बारे में ये सारी चीज़ें हमने जानी है। आइए कर्नाटक के बारे में विकिपीडिया के द्वारा कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है या आपकी नॉलेज को बढ़ा सकता है। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। कर्नाटक शब्द के उद्गम के कई व्याख्याओं में से सर्वाधिक स्वीकृत व्याख्या यह है कि कर्नाटक शब्द का उद्गम
कन्नड़ शब्द करु अर्थात काली या ऊंची और नाडु अर्थात भूमि या प्रदेश या क्षेत्र से आया है, जिसके संयोजन करुनाडु का पूरा अर्थ हुआ काली भूमि या ऊंचा प्रदेश। काला शब्द यहाँ के बयलुसीम क्षेत्र की काली मिट्टी से आया है और ऊंचा यानी दक्कन के पठारी भूमि से आया है। ब्रिटिश राज में यहाँ के लिए कार्नेटिक शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कृष्णा नदी के दक्षिण ओर की प्रायद्वीपीय भूमि के लिए प्रयुक्त है और मूलतः कर्नाटक शब्द का अपभ्रंश है। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास देखें तो कर्नाटक क्षेत्र में कई बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों का क्षेत्र रहा है। इन साम्राज्यों के दरबारों के विचारक, दार्शनिक और भाट व कवियों के सामाजिक, साहित्यिक व धार्मिक संरक्षण में आज का कर्नाटक उपजा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दोनों ही रूपों, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत को इस राज्य का महत्वपूर्ण योगदान मिला है। आधुनिक युग के कन्नड़ लेखकों को सर्वाधिक ज्ञान पीठ सम्मान मिले हैं, यानी कि आधुनिक युग के जो सर्वाधिक लेखक हैं, अगर सर्वाधिक ज्ञानपीठ सम्मान की बात करेंगे तो कर्नाटक के लेखकों को मिला है। राज्य की राजधानी बेंगलुरु शहर है, जो भारत में हो रही त्वरित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी का अग्रणी योगदान करता है। मैंने पहले ही बताया कि आईटी के सेक्टर में बेंगलुरु जो है भारत में गिना जाता है। कर्नाटक के अगर हम विस्तृत इतिहास की बात करेंगे तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिसने समय के साथ कई बदली है। राज्य का प्रागैतिहासिक पाषाण युग तक जाता है तथा इसने कई युगों का विकास देखा है। राज्य में मध्य एवं नव पाषाण युगों में के साक्ष्य भी पाए गए हैं। हड़प्पा में खोजा गया स्वर्ण कर्नाटक की खानों से निकला था, यानी कि जो हड़प्पा काल में जो सोने का प्रयोग किया जाता था वो कहाँ से मिला था, तो ये कर्नाटक में ही पाया गया था, जिसने इतिहासकारों को 3000 ईसा पूर्व के कर्नाटक और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच संबंध खोजने पर विवश किया। तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व अधिकांश नाटक कर्नाटक राज्य मौर्य वंश के सम्राट अशोक के अधीन आने से पहले नंद वंश के अधीन रहा था। सातवाहन वंश को शासन की 4 शताब्दियां मिली, जिनमें उन्होंने कर्नाटक के बड़े भूभाग पर शासन किया। सातवाहनों के शासन के पतन के साथ ही स्थानीय शासकों कदम्ब वंश एवं पश्चिम गंग वंश का उदय हुआ। इसके साथ ही क्षेत्र में स्वतंत्र राजनैतिक शक्तियां अस्तित्व में आई। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने 345 ईस्वी में की और अपनी राजधानी बनवासी में बनाई एवं पश्चिम गंग वंश की स्थापना कोंगड़ीवर्मन माधव ने 350 ईस्वी में तालकाड़ में राजधानी के साथ की थी। कुछ और चीजें हम देखते हैं। हलमीदी शिलालेख एवं बनवासी में मिले एक 5वीं शताब्दी की ताम्र मुद्रा के अनुसार ये राज्य प्रशासन में कन्नड़ भाषा प्रयोग करने वाले प्रथम दृष्टांत बने। इन राजवंशों के उपरांत शाही कन्नड़ साम्राज्य, बादामी चालुक्य वंश, मान्यखेत के राष्ट्रकूट और पश्चिमी चालुक्य वंश आए, जिन्होंने दक्षिण के बड़े भाग पर शासन किया और राजधानियां वर्तमान कर्नाटक में बनाई गई। पश्चिमी चालुक्यों ने एक अनोखी चालुक्य स्थापत्य शैली भी विकसित की। इसके साथ ही उन्होंने कन्नड़ साहित्य का भी विकास किया, जो आगे चलकर 12वीं शताब्दी में होयसाल वंश के कला व साहित्य योगदानों का आधार बना। 1565 में समस्त दक्षिण भारत सहित कर्नाटक ने एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखा गया, जिसमें विजयनगर साम्राज्य तालीकोट के युद्ध में हार के बाद इस्लामी सल्तनतों के अधीन हो गया। बीदर के बहमनी सुल्तान की मृत्यु उपरांत बीदर के बहमनी सुल्तान की मृत्यु उपरांत उदय हुए बीजापुर सल्तनत ने जल्दी ही दक्षिण पर अधिकार कर लिया और 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य से मात होने तक बनाए रखा। बहमनी और बीजापुर के शासकों ने उर्दू एवं फारसी साहित्य तथा भारतीय पुनरुद्धार स्थापत्य कला को बढ़ाया, मतलब इंडो सैरेसिनिक की, ठीक है, बढ़ावा दिया था। इस शैली का प्रधान उदाहरण है गोल गुंबज। पुर्तगाली शासन द्वारा भारी कर वसूली किया गया। खाद्य आपूर्ति में कमी एवं महामारियों के कारण 16वीं शताब्दी में कोंकणी हिंदू मुख्यतः सैलसेट गोवा से विस्थापित होकर कर्नाटक में आए और 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में विशेषतः बारदेज गोवा से विस्थापित होकर मंगलोरियाई कैथोलिक ईसाई दक्षिण कन्नड़ आकर बस गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि से देख लें तो आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी को भारत के पर्यंत 4 पीठों में से दक्षिण पीठ हेतु चुना था। विशिष्ट अद्वैत के अग्रणी व्याख्याता रामानुजाचार्य ने मेलकोट में कई वर्ष व्यतीत किए थे। वे कर्नाटक में 1098 में आए थे और यहाँ 1122 तक वास किया। इन्होंने अपना प्रथम वास तोंडानूर में किया और फिर मेलकोट पहुंचे, जहां इन्होंने चेल्लू व
रायण मंदिर और एक सुव्यवस्थित मठ की स्थापना की। इन्होंने होयसाल वंश के राजा विष्णुवर्धन का संरक्षण मिला था। 12वीं शताब्दी में जातिवाद और अन्य सामाजिक कुप्रथाओं के विरोध स्वरूप उत्तरी कर्नाटक में वीर शैव धर्म का उदय हुआ। इन आंदोलनों में अग्रणी व्यक्तियों में बसव, अक्का महादेवी और अलाम प्रभु थे, जिन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की, जहां शक्ति विशिष्टाद्वैत का उदय हुआ। यहीं आगे चलकर लिंगायत मत का आधार बना, जिसके आज कई लाख अनुयायी हैं। कर्नाटक के सांस्कृतिक और धार्मिक ढांचे में जैन साहित्य और दर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस्लाम का आरंभिक उदय मतलब जो इस्लामिक साम्राज्य था, उसका जो आरंभिक उदय हुआ था भारत के पश्चिमी छोर पर 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। इस धर्म को कर्नाटक में बहमनी साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत का संरक्षण मिला था। कर्नाटक में ईसाई धर्म 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों और 1545 में सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के आगमन के साथ फैला। राज्य के गुलबर्ग और बनवासी स्थानों में प्रथम सहस्त्राब्दी में बौद्ध धर्म की जड़ें पनपी। गुलबर्ग जिले में 1986 में हुई अकस्मात खोज में मिले मौर्य काल के अवशेष और अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि कृष्णा नदी की तराई क्षेत्र में बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान मतों का खूब प्रचार हुआ था। मैसूर राज्य में नाड हब्बा यानी कि राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह मैसूर के प्रधान त्योहारों में से एक है। उगादि, कन्नड़ नव वर्ष, मकर संक्रांति, गणेश चतुर्थी, नागपंचमी, बसव जयंती, दीपावली आदि कर्नाटक के प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो इसके बारे में थी जो मैंने आपको डिटेल में थोड़ा बता दिया, जिससे कि आपका कर्नाटक का पूरा एक तरह से एक बार कर्नाटक आप घूम लिया और वहाँ की में आपको जानकारी मिल गई। तो अजब कर्नाटक का गजब खेल आपने देखा कि कांग्रेस ने किस प्रकार से वहां पर भाजपा को मात दी और अब वहां पे कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अटकलें ये लगाई जा रही है कि खरीद फरोख्त की बात की जा रही है। कई मंत्रियों यानी कि कई नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि विधायकों की चोरी हो सकती है, इसलिए उनको कहीं पर शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस अपने विधायकों को कहीं पर ले जाकर उनको छिपाने का काम करने वाली है, जिससे कि बीजेपी की बुरी नज़र उनके ऊपर ना पड़े। ठीक है, तो अगर हम इसका विश्लेषण करें तो क्या होने वाला है, तो 2024 का चुनाव अब बड़ा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अगर कर्नाटक में बीजेपी जीत जाती तो 2024 में बीजेपी के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती और किसी भी नेता में इतना उत्साह नहीं हो पाता कि वो बीजेपी का विरोध कर पाए, क्योंकि एक भी चुनाव जीतना बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कर्नाटक एक बड़ा राज्य है, भारत के छठवें क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के छठवें राज्यों में आता है, बड़े राज्यों में छठवें स्थान पर आता है। तो कर्नाटक का बहुत अहम है। 26 से 30 सीटें यहाँ पे लोकसभा की है। एग्जैक्ट डाटा अगर मैं लोकसभा की बताऊं तो 28 सीटें जो है यहाँ 28 सीटें कम नहीं होती है, 400 प्लस सीटें। देखिए 28 सीटों की अगर हम बात करेंगे तो 28 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ लगभग 80 सीटें लोकसभा की हैं। तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी पहले से ही आगे हुआ करती थी और इस बार भी वहाँ पे गजब का बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। हालांकि बहुत सारी सीटों पर हारी है, जहाँ पे अति उत्साह में और गलत टिकट वितरण के कारण इन्होंने अपने चुनाव को गंवा दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहीं। बहुत ही मज़ेदार रहा आज का चुनाव। रिजल्ट जो भी मतलब भौचक्का करने वाला था, मीडिया वालों के लिए तो भैया एकदम झटका था, क्योंकि मीडिया वाले तो बीजेपी को कर्नाटक में जिता ही दिए थे। बाकी कर्नाटक में बजरंग बली, बजरंग दल, पता नहीं क्या क्या, द केरला स्टोरी, बहुत सारी चीज़ों का उसमें समावेश हुआ। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई दोनों तरफ से, ये नहीं कि सिर्फ भाजपा की तरफ से, क्योंकि बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस के द्वारा की गई और मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि आप वोट डालने जाइए तो बजरंग बली का नाम लेकर डालिए, जबकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। क्योंकि आचार संहिता जो भारतीय चुनाव प्रणाली है वो कहती है कि आप अपने चुनाव प्रचार में किसी भी धार्मिक एंगल को नहीं ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन खुलेआम धार्मिक एंगल लिए गए। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और मैंने पूरा डिटेल में आपको कर्नाटक का एक तरह से कहा जाए तो जनरल नॉलेज आपको मैंने पढ़ा दिया कि कर्नाटक का इतिहास क्या था, कर्नाटक का बेसिक क्षेत्रफल, वहाँ की राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, न्यूज़ तो आप देख रहे हैं, लेकिन फैक्ट जो होते हैं, जो आपके काम के आए, आपका नॉलेज बढ़ाए, वही
वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नॉलेज यहाँ से प्राप्त हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो के दाएं तरफ सब्सक्राइब नामक एक बटन है, उसको आप क्लिक करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे हमारी रोजाना अपलोड की जाने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। और लाइक बटन जरूर दबाइएगा, साथ में अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करिएगा कि आपके क्या विचार हैं कर्नाटक और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।